हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के ज्योग्राफी सेक्शन का लेसन नंबर 1 इन्वायरमेंट पार्ट 2। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, हैबिटेट क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है एंड व्हाट्स इकोलॉजी। आज की क्लास में हम जो इन्वायरमेंट के 3 स्फीयर्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला एटमॉस्फेयर, सेकंड लिथोस्फेयर, थर्ड हाइड्रोस्फेयर। तो चलिए शुरू करते हैं मेजर स्फीयर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। देखिए, जो हमारी धरती है उसके आसपास हवा का एक बंडल है, हवा का एक गोला है। ये जो हवा है जो धरती के आसपास समाई हुई है, जो धरती को कवर करती है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हर प्लैनेट के आसपास ऐसा एक हवा का जो है गोला होता है, एक्सेप्ट मरकरी जो हमारा पहला प्लैनेट है और कुछ सैटेलाइट्स अलावा जिनके आसपास हवा नहीं होती। तो हवा जो है हमारी धरती पे लैंड के ऊपर अगर आप देखें कितनी ऊंचाई पर होती है, कम से कम 1600 किलोमीटर के आसपास होती है। लेकिन जो 99% है हवा, वो 32 किलोमीटर की हाइट तक आपको मिलेगी। उसके ऊपर जाते जाते जो डेंसिटी है हवा की वो कम हो जाती है। जैसे अगर आप हिली एरिया में जाएं तो वहां सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि हवा की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे आप प्लेन्स पे होते हैं वहां पर हवा जो है काफी डेंस होती है, तो इसीलिए बोला जाता है, हालांकि जो एरिया हवा कवर करती है, एटमॉस्फेयर कवर करता है, वो 1600 किलोमीटर्स का होता है, लेकिन 99% जो हवा है वो 32 किलोमीटर की हाइट पे पाई जाती है। हमारे अर्थ पे, धरती के सरफेस पे हवा, लैंड, धरती और पानी इकट्ठे मिलकर एक ऐसा लिविंग एटमॉस्फेयर बनाते हैं जिसमें प्लांट्स भी सरवाइव करते हैं और एनिमल्स भी सरवाइव करते हैं। जो तापमान है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी जिसको हम चिपचिपापन कहते हैं, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कि हवा कितनी तेज चल रही है, और बहुत सारे ऐसे कुदरती जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसी एक एरिया के फिजिकल एनवायरनमेंट को, धरती के। कहने का मतलब अगर आप देखिए प्लेन्स की बात की जाए तो हो सकता है पंजाब हरियाणा में जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम टू सेम ना हो जो दिल्ली का होता है। दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम ना हो जो हरियाणा में होता है, हालांकि वो प्लेन एरिया है। तो हवा का दबाव हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये अलग अलग एरिया का अलग अलग होता है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये इकट्ठे एक पर्टिकुलर एरिया के फिजिकल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब जो एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, उसमें जो सबसे ज्यादा तेजी से बदलता है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। आप देखिए, पलक झपकते ही बारिश होनी शुरू हो जाती है। हो सकता है आपके घर के बाहर जो गार्डन है उसके एक हिस्से में बारिश हो रही हो, दूसरे हिस्से में बारिश नहीं हो रही हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि इन्वायरमेंट के, वातावरण के जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से एटमॉस्फेयर सबसे तेजी से बदलता है। कब गर्मी हो जाती है, काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तापमान में बदलाव आ जाता है, तो ये बहुत क्विक डिसीजन होता है एटमॉस्फेयर का। अगला जो स्फीयर है, सेकंड वाला, उसे हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो धरती है वो पानी से भी कवर्ड है और लैंड से भी कवर्ड है, दोनों पार्ट्स मिलकर धरती बनाते हैं जिसपे हम रह सकते हैं। तो जो वाटर है वो ज्यादा धरती का एरिया कवर करता है, कम से कम 71%, और जो लैंड है वो सिर्फ 29% ऑफ द अर्थ का एरिया कवर करता है। अगर आप अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वेटर के ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो वहां पर पानी थोड़ा कम प्रोपोर्शन में है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा प्रोपोर्शन में है और लैंड कम है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2/3 जो एरिया है वो लैंड से कवर्ड है।
अर्थ के ऊपर जो लैंड है उसकी जो थिकनेस है वो कम से कम नहीं तो 80 to 100 किलोमीटर्स होती है। अब ये जो 80 to 100 किलोमीटर्स की थिकनेस है, जैसे केक होता है, केक के ऊपर क्रीम की एक लेयर होती है, वो उसकी थिकनेस होगी कि कितनी क्रीम है, उसके बाद नीचे थोड़ा स्पॉन्जी सा आ जाता है। अब वो जो क्रीम की लेयर होती है, आपको पता होगा वो सारी यूनिफॉर्म नहीं होती केक के ऊपर, कहीं पे ज्यादा होती है जहां पर चेरी लगी होती है, कहीं पे बिल्कुल प्लेन होता है। वैसे ही अर्थ का जो क्रस्ट है वो हर जगह पर यूनिफॉर्म थिकनेस में नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि जो लैंड है उसके नीचे जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र की तरफ, ओशन की तरफ जाते हैं, उसको हम सरफेस को ओशन बेड बोलते हैं, वहां पर जो थिकनेस है क्रस्ट की वो कम हो जाती है। अब ये जो क्रस्ट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसपे हम लोग रहते हैं, वो अलग अलग तरीके के पत्थरों से बना हुआ है जिसे हम रॉक्स कहते हैं। ये 3 लेयर्स में बटा हुआ है। मान लीजिए आपका बर्थडे है, बर्थडे केक 3 लेयर्स में आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला फर्स्ट लेयर, नीचे वाला सेकंड और उससे नीचे थर्ड, उसी को आप अर्थ मान के चलिए जो 3 लेयर्स में है। अंदर जाते जाते वो लेयर्स जो हैं चेंज होती है, उनका नाम चेंज होता है। तो जो सबसे ऊपर है क्रस्ट के बिल्कुल पास जो लेयर है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, जिसपे हम चलते हैं, रहते हैं। उसके नीचे वाली लेयर जो है उसको हम मेंटल बोलते हैं, वो वाला मेंटल नहीं, इट्स MANTLE। और सबसे अंदर वाले को हम कोर बोलते हैं। तो टॉप मोस्ट लेयर या टॉप मोस्ट शेल जो है उसको हम SiAl सियाल से याद कर सकते हैं। Si का मतलब वो सिलिकॉन और Al का मतलब वो एल्यूमिनियम का बना होता है, इसीलिए उसे हम सियाल बोलते हैं। जो सेकेंड लेयर है मेंटल से याद रखना, सीमा, तो वो बनी हुई है SiMa की। Si फिर सिलिकॉन हो गया, Ma हो गया मैग्नीशियम। और जो तीसरी लेयर है वो बहुत गर्म होती है, वो लिक्विडी होती है बिल्कुल, उसे हम कोर बोलते हैं। वो बना हुआ है नाइफ, ये वाला नाइफ नहीं, NiFe से। Ni का मतलब होता है निकल, Fe मतलब फेरस मेटल का बना होता है। तो ये बहुत विस्कस होता है, लिक्विडी फॉर्म में होता है, जैसे वॉल्केनो से लावा निकलता है। वो अंदर गैस का एक गोला है जो तेज तेज घूम रहा है, हम कह सकते हैं, जिससे जो मॉल्टन मटेरियल है वो अर्थ के अंदर गरम गरम चक्कर लगा रहा है। कहीं से अगर उसको आउटलेट मिलता है तो वो बाहर आके एकदम से अपना सामान डिस्पोज कर देता है। तो हमने 2 स्फेयर्स के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर एंड सेकंड लिथोस्फेयर, जिसकी 3 लेयर्स में आ जाता है स्प्लिट होके। सबसे पहला ऊपर वाला लेयर लिथोस्फेयर, क्रस्ट भी बोलते हैं। डिफरेंस मैं आगे बताऊंगी लिथोस्फेयर और क्रस्ट के अंदर। सेकंड मेंटल और थर्ड कोर। अब थर्ड स्फेयर की तरफ चलते हैं जिसे हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। मैंने आपको बताया अर्थ का काफी सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। अब ये वाटर जो है डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, ओशंस की फॉर्म में, बेस की फॉर्म में, गल्फ की फॉर्म में या सी की फॉर्म में। तो जो अर्थ का जो सरफेस है जितना वाटर से कवर्ड है वो कम से कम नहीं तो 71% है, इसीलिए अर्थ को एक वाटरी प्लैनेट बोला जाता है। जो वाटर बॉडीज है उनमें से 5 इंपॉर्टेंट ओशंस हैं हमारे, जैसे आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन। उसके अलावा नदियां हैं, लेक्स हैं। जो वाटर के एरियाज हैं वो हमने ये देखा है कि वो बने हैं काफी सारे नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो अर्थ के ऊपर एक्ट कर रहे थे। किसी ना किसी तरीके से कोई खड्डा बन गया जिसमें पानी भर गया तो वो एक पानी का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब क्या होता है जब आप तट पे खड़े हो, बिल्कुल किनारे पे खड़े हो, तो जब आप लैंड की तरफ को जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर है अर्थ का, जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, हाइट बढ़ती जाती है। लेकिन तट से अगर आप समुद्र की तरफ को जाते हो तो वो गहरा होता जाता है, यानी कि नीचे की तरफ को ज्यादा डूंगा होता है, ज्यादा उसकी स्पेस नीचे की तरफ को इंक्लाइंड होती है। तो ये जो ओशंस हैं
ये काफी हद तक किसी एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे जो लोग नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनका प्लान हो गोवा जाने का, गोवा वाले बीच पे। तो कहने का मतलब ये है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो जो पानी है वो 5 टाइम्स ज्यादा एनर्जी लेता है कूल डाउन और हीट अप होने को लैंड से। अब ये कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको समझाती हूँ। मान लीजिए बहुत गर्मी हो रही है, तो एक तरफ लैंड है और एक तरफ पानी है। जो लैंड है वो जल्दी हीट भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है, लेकिन पानी को ठंडा होने और गर्म होने में 5 गुना ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इसीलिए जब गर्मी होती है तो मान लीजिए ये पानी है और ये लैंड है, तो सी ब्रीज चलती है। कहने का मतलब ठंडी हवा सी से, ओशन से लैंड की तरफ को चलती है, जिससे लैंड में भी ठंडा असर होता है। हालांकि लैंड गर्म होता है, लेकिन ठंडी ठंडी ब्रीज जब चलती है उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं, जो एरियाज तट पे होते हैं, वो ठंडी हवा के झोंके महसूस करते हैं। इसीलिए वहां का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होता है, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड होती है। उसके अलावा ओशन करंट्स, कहने का मतलब जब ओशन में बहुत तेज कोई वेव चल रही होती है उसे हम ओशन करंट कहते हैं। या टाइडल इफेक्ट, मतलब मून के ग्रेविटेशन या बाकी प्लैनेट्स की ग्रेविटेशन खींच की वजह से जो पानी उठता है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है आसपास के एरिया से। अब एकदम ओशन करंट आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो वहां के एरिया को अफेक्ट तो करेगा ना। ओशन करंट मतलब पानी का एक झोंका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो जा रहा है स्पीड में, तो वो उस एरिया को इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा ये जो टाइड्स हैं ये शिपिंग में हेल्प करते हैं, ट्रेड में हेल्प करते हैं। इसीलिए काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है ओशंस को। खास तौर पे पुराने समय से ही जो हमारा ट्रेड चल रहा है वो ओशंस के थ्रू चल रहा है। खास तौर पे इंडियन ओशन एक मेन इंपॉर्टेंट हब था। अब लास्ट पार्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ बायोस्फीयर के बारे में। बायो मतलब लिविंग, तो वो वाला डोमेन, वो वाला हिस्सा अर्थ का जहां पर आप कह सकते हैं लाइफ पॉसिबल होती है, जहां पर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर मिलकर एक हैबिटेबल कंडीशन बनाते हैं जहां इंसान, जीव जंतु रह सकते हैं, उसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं। तो तीनों स्फेयर्स का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, हाइड्रो, लिथो और एटमॉस्फेयर का। यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्पीशीज, किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं। ध्यान ये देना कि आपकी बुक में लिखा है प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज है, वैरायटी है, उसे हम एनिमल किंगडम बोलते हैं। ऐसा नहीं है। एनिमल्स के जो भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं उनको हम एनिमल किंगडम में लेते हैं, प्लांट्स अलग होते हैं। लास्ट चीज हमारे पास आ जाती है ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब इंसान ने इतनी तरक्की की है कि उसने अर्थ के स्ट्रक्चर को बदल दिया। कुछ बदलाव कुदरती तौर पे आए हैं, पर कुछ इंसान ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदलाव लेकर आया। इंसान टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलपमेंट हुई कि हमने अपने आसपास की जो सिचुएशन है उसको चेंज किया, उसको रहने लायक किया। इंसान आप कह सकते हैं 4 फेजेस से निकला है तरक्की के, डेवलपमेंट के। सबसे पहला जो प्राइमरी मैन था वो हंटिंग करता था, शिकार करता था। उसके बाद उसने पशुपालन करना शुरू किया, एनिमल रेयरिंग करना शुरू किया। तीसरे पार्ट में जाके खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर करना शुरू किया और फिर साथ में ही माइनिंग करनी शुरू की। आज का जो इंसान है वो इंडस्ट्री और ट्रेड कर रहा है। तो ये 4 फेजेस हैं। लेकिन ये सब करते करते हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ भी किया है। हम लोगों ने जो 0 डिग्री है इक्वेटर के आसपास डेंस फॉरेस्ट थे उनको हमने काट दिया। सबसे ज्यादा आपको पता है रबड़ वहीं पे मिलता है, वो हमें ट्रीज से मिलता है रबड़। हमने तरक्की की, ट्रांसपोर्टेशन के नए नए साधन लेकर आए, एग्रीकल्चर में नई नई क्रॉप्स लेकर आए, जैसे आलू, पटैटो, मेज, कॉटन, शुगर केन, गन्ना, टी, कॉफी की कितनी वैरायटी आ गई और उसका हमने व्यापार भी करना शुरू किया। इतनी तरक्की की हम लोगों ने।
आज की डेट में पूरी दुनिया एक ग्लोबल मार्केट बन गई है। मतलब अगर आपको यूएस से कुछ मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं, अगर आपको न्यूजीलैंड से कुछ मंगवाना है तो भी आप मंगवा सकते हैं। वो चीज हो सकता है इंडिया में ना मिलती हो पर किसी और देश में मिलती है, पर फिर भी आप उसे हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इसे हम एक ग्लोबल मार्केट कहते हैं। जो चीज एक जगह पे पाई जाती है उसके जो कस्टमर हैं, उसके जो कंज्यूमर हैं, वो कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको दुनिया में। वैसे ही हमने भारत में भी तरक्की की है, अच्छे बीज हासिल करके, नई नई ब्रीड्स हासिल करके जानवरों की, काफी इंप्रूवमेंट की अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में, उनकी क्वालिटी में, ताकि लाइफ का मजा लिया जा सके, आनंद पूर्वक लाइफ हासिल की जाए। इंसान ने माउंटेन्स के अंदर से टनल्स बनाई जहां ट्रेन्स चलती हैं, आजकल गाड़ियां भी जाती है वहां पर। शिपिंग करना पॉसिबल किया कैनाल्स बनाकर। अब ये कैनाल क्या होती है, जैसे बुक में एग्जाम्पल दिया, आप मैप पे देख सकते हैं, पनामा कैनाल, सुएज कैनाल। बोट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप आर्टिफिशियली पानी का एक जरिया तरीका क्रिएट करते हैं जिससे बोट एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसे हम कैनाल बोलते हैं। उसके अलावा इंसान ने रिवर का, जो नदी का पानी है, वो भी डाइवर्ट किया अपने यूज के हिसाब से ताकि वो क्रॉप्स को दिया जा सके इरिगेशन के लिए। मिनरल्स हमने हासिल करने शुरू किए, इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाने शुरू किए। इतना ज्यादा किया कि हमने जो कुदरत के रिसोर्सेज है उनको अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की और उनको अपनी जरूरत के हिसाब से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ये सब करते करते हम इतना इंटरकनेक्ट हो गए कि हम एक ग्लोबल विलेज बन गए। मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां आप संपर्क नहीं बना सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान ने अपने स्किल्स डेवलप किए जिससे जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे वो अपने हिसाब से यूज कर सके। कहने का मतलब, पिज्जा जो है अगर टेबल पे पड़ा है तो इंसान ने उसको बनाने के लिए भी एक स्किल डेवलप किया और उसको खाने के लिए, अपने टेस्ट बड्स को प्लीज करने के लिए भी एक स्किल डेवलप किया। तो दिमाग तो काफी यूज किया है इंसान ने। तो ये थी आज की क्लास। पर जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन ये, इन्वायरमेंट के 3 स्फेयर्स के बारे में आपको बताना है, वो कौन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, जो हमारा अर्थ है वो इंटीरियर की तरफ जाता हुआ 3 शेल्स में डिवाइडेड है, उन 3 लेयर्स का क्या नाम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Till then, take care. Bye bye.